न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। असूली तौर पे इमरान खान की अहलिया और उनकी बहनों की ज़मानत और रिहाई पर किसी किस्म की क़यास आराइयाँ और सवाल नहीं होने चाहिए थे। अदालतें फैसले इंसाफ पर करती हैं, ना कि सियासी मसलहतों पर या किसी की पसंद नापसंद पर। लेकिन पाकिस्तान का मामला ही दूसरा है। यहाँ हुकूमत से वाबस्ता अफराद खुद जो है इशारे किनायों में तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की अहलिया, बहनों और 500 से ज़्यादा कारकुनों की ज़मानत पर रिहाई के पीछे किसी किस्म का समझौता कार फरमा है, जिसे उर्फ आम में डील और रिलीफ कहा जाता है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहाई और फिर पेशावर जाना मामूल की कार्रवाई नहीं है। इसी तरह जावेद लतीफ़ अपने इंटरव्यू में जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। इनका निशाना यकीनन इस्टेब्लिशमेंट है और उन्हें गालिबन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलने पर भी इतराज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने पेशावर में जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी बुशरा बीबी की रिहाई में सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हाथ हो सकता है। हुकूमती हलकों की जानिब से इस किस्म के बयानात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजाहतें देने और डील की खबरों को की जो है ना तरदीद करने पर मजबूर कर दिया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब का कहना है कि जी बुशरा बीबी को मेरिट पर बरी किया गया और बहुत जल्द इमरान खान भी रिहा होंगे। PTI के एक और रहनुमा मीना खान जो है आफरीदी, उनका कहना है कि जी ना बुशरा बीबी डील पर रिहा हुई और ना ही गंडापुर के पास ऐसा कोई इख्तियार है। The position is very clear. Party position is what position has been instructed by our Prime Minister Imran Khan Sahab, and that is no engagement with the establishment. मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फौरन बाद उनकी जमानत हुई और उसके बिल्कुल फौरन बाद जो है बानी चेयरमैन की बहनों की जमानत हुई और आकर वो इस वक्त जो है CM हाउस में बड़ा जमान है। वैसे PTI के रहनुमाओं और जज्बाती कारकुनों को इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के राब्तों और मुमकिन समझौते पर माज़त खाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये तो वैसे भी उनकी जमात का मुतालबा रहा है कि जी बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। अगर पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और पसंदीदा इदारे के दरमियान उलझे मामला सुलझते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ मनफियत और महदूद सियासी मकासद अक्सर इज्तिमाई मफादात पर गालिब रहते हैं, वहाँ इस बात का कभी इम्कान है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात का सुलझना जो है हुक्मरान इत्तेहाद को पसंद नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल डील या समझौते की बातों को क़यास आराइयाँ ही समझना ज़्यादा मुनासिब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकातों पर आयद पाबंदी उठ जाने के बाद उनकी अहलिया PTI के मुख्तलिफ रहनुमा और वकील जेल में उनसे मिल चुके हैं। इमरान खान से आज एक ताज़ा तरीन मुलाकात शेर अफजल मरवत साहब की भी हुई, जिसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने जो है एहतजाजी तहरीक के हवाले से इमरान खान से बात की। को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना जरूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें। यानी कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग एहतजाज पर नहीं निकलेंगे तहरीक कामयाब नहीं होगी और उसके लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये कहना है शेर अफजल मरवत साहब का। ऐसी कुछ बात गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने भी की। यानी PTI ने अपने लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ एहतजाज का जो रास्ता है वो भी खुला रखा हुआ है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जी ये सियासी चपकलिश जो है सड़कों के बजाय गुफ्तो शुनीद से ख़त्म हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मफाद है। एहतजाज ही की बात अगर हो तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरह साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को गुज़िश्ता रोज़ लंदन में पाकिस्तानियों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। काजी फ़ाइज़ के मामले में बदमज़गी कुछ ज़्यादा हो गई, इसीलिए वज़ारत दाखिला ने साबिक़ चीफ जस्टिस हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का नोटिस लिया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमलावरों की शनाख्त और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया और साथ साथ इनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख करने की भी हिदायत दी है। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि जी ऐसे वाक़यात पर खामोश नहीं बैठ सकते। मसला ये है लेकिन कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जो है वो मौजूदा हुकूमत से नाला है और ये भी हकीकत है कि बहुत से पाकिस्तानी तसलसल के साथ शरीफ ख़ानदान की लंदन की जो उनकी रिहाइश गाह है एवन फील्ड, उसके बाहर जो एहतजाज करते रहते हैं। वज़ीर दाखिला का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में एहतजाजी सियासत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी हिद्दत में कमी आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि हुकूमत जो है वो आला अदलिया के मामलात में मज़ीद छेड़छाड़ का सोच रही है और मुतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 करने जा रही है। इसी तनाजुर में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जो मालूमात तक रसाई का मुकदमा है उसमें जो उनका इजाफी नोट है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अतर मिनुल्लाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि जी ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ छीन ले
उनका ये भी कहना था कि पार्लियामान को आईनी हकूक़ का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं। अवामी इत्मीनान ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी जो है वो कमज़ोर होगी। तो ये तो हुआ आज का अमूमी मंजरनामा। हमारे आज के पहले मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, आसान सवाल से शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि हुकूमत के कई जो वो हैं बड़े चेहरे, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की रिहाई हो, चाहे वो इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई हो या आपके सियासी कारकुनों की, वो किसी डील या समझौते का नतीजा है। फिर हम देखते हैं कि जो PTI के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या डील का होना, समझौते का होना कोई बुरी चीज़ है? जी, अब पाकिस्तान में आमिर साहब, डील का मतलब दिया जाता है कि इंसान अपने तमाम असूल कॉम्प्रोमाइज करके लोगों के कदमों के ऊपर सर रख के माफी मांगे और कहे जी कि हमें माफी मिल जाए और वो फिर सऊदी अरेबिया चले जाएं। इनका ये मतलब जो है सर, वो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा एस्टैब्लिश्ड है। हमारी कोई किसी के साथ कोई डील नहीं हुई, इसलिए कि अगर हमने डील करती तो आमिर साहब क्या खान जेल में होते और वो सारी सख्तियां, वो सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे होते जो कि उनके ऊपर परपेचुअली इन्फ्लिक्ट किया गया है। और डील क्यों करेंगे? ये वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कि सियासत जो है वो असूल बुनियाद के ऊपर करती है, जिसका एक मिशन है, जिसका एक पैशन है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है। और हम डील बिल्कुल ना हमने कभी सोचा है। ये हमारा लीडर कहता है कि मैं यहाँ जब तक ये चाहे मुझे रखें, ना मैं टूटूंगा, ना मैं डील करूंगा, ना ही मैं कोई और इनसे फेवर मांगूंगा। सो ये है हमारा। और जो कहने वाले लोग हैं सर जी, ये तो गवर्नमेंट के जो अपने स्पोक्स पर्सन है वो भी आपस में एग्री नहीं कर रहे। कोई राग अलाप रहा है, कोई दूसरा राग अलाप रहा है, तीसरा बंदा तो वो तीसरा राग अलाप रहा है। ये पहले आपस में तो कंसेंसस क्रिएट कर ले कि क्या हुआ है। अच्छा, ये बताइए, क्या किसी सतह पे एस्टेब्लिशमेंट और PTI के राब्ते हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में। आमिर साहब, आप तो बहुत जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि एक इकाई को हम हैंडल कर रहे हैं इस वक्त KP में, जो बहुत वेस्टिव प्रोविंस है, और वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का बड़ा अमल दखल है डेली बेसिस के ऊपर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यस, हमारा इंटरेक्शन जो है वहाँ मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब का बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, वो उनकी टीम के साथ इंटरेक्शन होती है। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो वो मिल बैठने की जरूरत होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यस, इंटरेक्शन मौजूद है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज की या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो और बात है। अच्छा, मुझे याद है कि आपने हमेशा एडवोकेट किया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे मैं समझता हूँ कि PTI से वाबस्ता लोग नहीं, जो गैर जानिबदार पाकिस्तानी, वो भी समझते हैं कि एक मकबूल सियासी जमात और पाकिस्तान के एक मजबूत इदारे के दरमियान, मुनज़्ज़म इदारे के दरमियान अगर तलखियाँ कम होती हैं तो अच्छी चीज़ होगी, उससे पाकिस्तान की सियासत आगे जाएगी। तो आखिर दिक्कत क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू हो जाए? क्या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तैयार नहीं है उस तरह की एक होलिस्टिक गुफ्तगू करने के लिए? देखिए, ये किसी एक का तैयार होना या किसी दूसरे का तैयार होना या किसी एक का तैयार ना होना और दूसरे का तैयार होना, ये मैं चाहूंगा कि हम इससे जरा थोड़ा सा आगे जाके बात करें जी। जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, उसमें PTI के साथ बात करना पड़ेगी। अब वो कौन करता है, ये जो दूसरी तरफ लोग हैं वो फैसला कर लीजिए कि कौन करता है। मेरा ख्याल है कि उसी को ही करनी चाहिए जिसके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। उसी की बातचीत करने से या उसके साथ बातचीत करने से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ हो सकते हैं, कोई नतीजा निकल सकता है। मेरी कंटेंशन थी और है, और वो ये है कि PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ बात करने के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो तलाश नहीं किया जा सकता। PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल आउटफिट है। खान साहब कायद आजम साहब के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। आप 2-2.25 साल से आपने देखा है कि पार्टी को तोड़ने की, उसके लोगों को उठाने की बहुत सी और दास्तानें हैं जिनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पार्टी जो है वो दिन ब दिन मजबूत हुई है, वो मौजूद है। 8 फरवरी को लोगों ने अपनी स्टैंप ऑफ अप्रूवल जो थी वो PTI के कैंडिडेट्स लगा। मुझे ये बताइए, इन हालात में आपके पास सवाए बातचीत के और कोई रास्ता नहीं। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, पॉइंट वेल टेकन। चले मफरूजे पे बात करते कि अगर बातचीत होगी तो उसका एजेंडा क्या होगा, उसका एम्बिट क्या होगा, क्या दायरे कार होगा कि जिसमें बात होगी?
मैंने ये भी इस सवाल का भी बहुत दफा जवाब दिया हुआ है जी, ये कोई डील के लिए बात नहीं होगी, डील हम कोई सीख नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है और उसका रास्ता भी बड़ा क्लियर है आमिर साहब। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करना होगा, और जो भी इदारा आईनी हदूद को ट्रांसग्रेस करेगा, उससे बाहर निकलेगा, लाजमी बात है वो मुल्क के लिए मसाइल क्रिएट हुए हैं पास्ट में और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी मसाइल क्रिएट होंगे। अभी भी इस वक्त भी हम मसाइलिस्तान जो बने हुए हैं पाकिस्तान की बजाय, आपकी बात तो ये जो बातचीत का एजेंडा है बेसिकली वो, सुन एक सेकंड, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेसरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ और नहीं है। अच्छा, मुझे यूं महसूस होता है जब आप ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करनी है, और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं होता कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करे, फौज का तो ये काम नहीं होता, तो एक बात ही कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। फिर साथ ही आप ये भी फरमा रहे हैं कि आइन की हद में रहकर बात करें, तो एक तरफ सियासतदान चाहते हैं कि वो ज़रा सा बाहर निकले अपने एम्बिट से, और दूसरी तरफ जनाब उनको ये तलकीन भी होती है कि जनाब अपनी हदूद में रहिएगा, बाहर नहीं निकलना। जनाब इस वक्त जो स्टेट है उसमें इदारे आईनी हदूद से बाहर निकल के ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी बातचीत का मकसद होगा कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में वापस भेजा जाए और उनको ये कन्विंस किया जाए कि वो अपनी हदूद में रह के अगर ऑपरेट करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुल्क जो है वो मसाइलिस्तान बनेगा, जो कि इस वक्त बना हुआ है। बड़ी सिंपल अल्फाज में आप ध्यान करें। अरे बाज जो आपके रहनुमा हैं, बाज वकील हैं, मैं भी उनके इंटरव्यू सुन रहा था लतीफ़ खोसा साहब के, और कि वो कह रहे हैं जी इमरान खान नवंबर में जो होंगे रिहा हो जाएंगे, कोई दिसंबर की तारीख दे रहा है, क्या ये कोई इतला है, ख्वाहिश है, किस बेसिस पे कह रहे हैं ये सब बातें? देखिए खान साहब का नवंबर में रिहा होने के बारे में बातचीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये है कि वो वहां उस जेल में क्यों रखा गया उनको पिछले 15 माह से, क्या गुनाह किया है। उनके गुनाह ये है कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क के लिए ऑनर लाए हैं, इस मुल्क के अवाम की खिदमत की है, क्या उनका गुनाह ये है, और क्या इस गुनाह की सजा जो है वो उनको 15 माह से मेद में रखा हुआ और अभी भी वो जेल में मौजूद है, और अभी रिसेंटली उनके साथ जो सलूक किया गया है उसकी दास्तान आपने भी सुनी होगी। वो किसी मतलब अंदाजा कीजिए कि किसी टेररिस्ट के साथ ये सलूक नहीं किया जाता जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बेनिफैक्टर के साथ किया गया। तो वो जो इल्जाम नवंबर में रहा होने की बात नहीं है, बात ये है कि वो वहां फेक फ्रिवोलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस की बुनियाद के ऊपर वहां है, और उनमें से भी उनको बेल मिल चुकी हुई है, उनको बाहर होना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडेबली उनको बाहर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। अदालतें जो है वो फर्दर उन अदालतों की जो इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम है उसको मफकूद किया जा रहा है, और उसको एग्जीक्यूटिव के हाथ में खिलौना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से, ये कहा जा रहा है, पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब बिजली बंद रखी गई, उनकी कमरे में मुक़य्यद रखा गया। क्या ये क्या इतलात हैं आपके पास के जो मुबैना जो आप कहते हैं कि जी सख्त इक़दाम किए गए हैं? जी मेरे पास इतलात वही हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। 5 दिन तक, बल्कि 5 से 10 दिन तक उनके कमरे की बिजली बंद रखी गई, उनको अंधेरे में रखा गया, उनकी अखबारें ले ली गई, उनकी किताबें ले ली गई, टेलीविजन की जो स्क्रीन है जहां पाकिस्तान टेलीविजन लगा होता है वो भी बंद कर दी गई, और बिजली नहीं थी उनके कमरे में। लिटरली वो इतने दिन अंधेरे में रहे हैं। अच्छा, उनको कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, वॉक करने की इजाजत नहीं थी, उनको खाना जो दिया गया है वो कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग करते रहे हैं, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। क्या ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बेनिफैक्टर के साथ जो सलूक किया गया है, क्या वो रवा है? ये बताइए, बाज़ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो है वो क्यों गई, पेशावर क्यों गई, अपने घर क्यों नहीं गई, बनीगाला नहीं गई, ज़मान पाक नहीं गई, क्या इस पर रोशनी डालेंगे आप? ये क्या हिकमत अमली है पेशावर जाने की? देखिए उनके पास ऑप्शंस मौजूद थी, उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पेशावर जाएंगी, वहां रहेंगी। उसमें क्या कोई इसमें इतनी ऑडिटी कि मीडिया इन चीजों को उछालता है कि वो पेशावर क्यों गई? हर जो आपका गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, जो उनका डाउट है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, उसमें एक इंट्रीग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक मिस्ट्री तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी शाम को मीडिया के ऊपर क्या सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं। हमें बहुत इस मुल्क के सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, सब्सटेंटिव मसाइल है,
जी, उनपे बिल्कुल बात होनी चाहिए, कोई हल की तरफ बढ़ना चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं, कल सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे मैं उस वक्त एहतजाज की कॉल दूंगा जब 4-5 लाख लोग जमा हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह आज मरवत साहब निकले, उन्होंने भी कहा कि जी जब तक मतलब है लोग मोबिलाइज नहीं होंगे सामने, एहतजाज की कॉल जो है हिकमत अमली हमारी सही नहीं है। क्या हिकमत अमली है? एहतजाज के ज़रिए आप समझते हैं कि इमरान खान रिहा होंगे, या गुफ्तगू के ज़रिए होंगे, या कानूनी जंग के ज़रिए होंगे? जी देखिए आमिर साहब, हमारे पास ऑप्शंस क्या है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की हैसियत से हमारे पास देखें पार्लियामेंट का ऑप्शन, पब्लिक मोबिलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। जब से हमें ये इलेक्शंस हुए, जब से इलेक्शन हमसे चुराए गए हुए हैं, हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करने की कोशिश की है, चाहा है कि उसकी सुनवाई हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सुनवाई नहीं है। लीगल महाज के ऊपर, कानूनी महाज के ऊपर हमारे पास हमारे साथ जो काजी फायजी साहब बैठे हुए थे, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे हुए हैं, और भी जो लोअर कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट किया गया जिन्होंने खान साहब को वोट की पनिशमेंट्स वगैरह, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं वो औरंगजेब साहब की आप स्टेटमेंट देख लीजिए, अबुल हुसनैन के बारे में जो उन्होंने कहा है, उसके बारे में शर्म का मकाम है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के जज साहब जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को सजाएं सुना रहे हैं बगैर हमारी साइड ऑफ द स्टोरी सुने हुए, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुने हुए। तो अब मैं इसके बाद मैं क्या कहूँ कि क्या प्लान है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, रऊफ साहब की आपने बातें सुनी, और बड़ी अहम बात है कि यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हिद्दत में कमी की ज़रूरत है। जब तक वो हिद्दत में कमी नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो एज ए नॉर्मल स्टेट जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक बहुत अहम मौजू हम उठाएंगे, वो है कि जी हुकूमत का जो प्लान है दिलिया के साथ, आला अदलिया पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और अब जो है कहा यह जा रहा है कि जी जजेस की तादाद में इजाफा होगा, मज़ीद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें तब्दीलियाँ होंगी, उस पर बात करेंगे। और उसमें पूछेंगे जमीयत उलमा इस्लाम ने 26वीं तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, आगे क्या के लिए क्या इरादे हैं, हम बात करते हैं वक्फे के बाद। जनाब, लगता है ये कि हुकूमत जो है वो आला अदलिया की तरफ, वो कहते हैं ना, तवज्जो कम करने पे तैयार नहीं है। अब जजेस में की तादाद में इजाफे की बात हो रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसको मज़ीद तब्दील करने की बात हो रही है। अच्छा, इस तनाजुर में आप देखें कि जब 26वीं तरमीम पास हुई थी तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। अब अगर हुकूमत मज़ीद जो है कहते हैं ना तब्दीलियाँ लेकर आती, तरमीम लेकर आती है, क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा जमीयत उलमा इस्लाम का? हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम गौरी साहब, तर्जुमान हैं JUI के, इनसे पूछते हैं। जनाब गौरी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वही मेरे ख्याल में सबके जहनों में एक ही सवाल है कि अगर हुकूमत 27वीं तरमीम लेकर आती है, या चलें पूरा एक पैकेज नहीं लाती, वो जो कहते हैं ना कि जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मज़ीद तब्दील कर दिया, क्या मौक़िफ़ होगा आप लोगों का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी तरमीम होनी चाहिए आइन में, और वो किसी शख्स की ज़रूरत के तहत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, और वो पूरी कौम के लिए होनी चाहिए। अगर जजों की तादाद कम है और हुकूमत समझती है कि जजों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस पे सबसे पहले आप हाई कोर्ट्स की तरफ देखेंगे। इस वक्त सबसे कम तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की है, फिर उसके बाद सिंध में भी 60 हैं, बलूचिस्तान में भी कम है, और KPK में भी कम है। तो अगर पहले वहीं पे केस जाता है, अगर अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो पहले हाई कोर्ट के पूरे करें, फिर मरकज के पूरे कर लें। अगर वहाँ 60 आप महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ इस पे डिपेंड करते हैं नीयत पे कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत आवाम को रिलीफ देना है, या अपने आप को रिलीफ देना है, या इसके पीछे कुछ और वजूहात? आपका इतना वसी तजुर्बा है, आपका नफ़्य हाथ है सियासत की, क्या लगता है हुकूमत की नीयत क्या है? नीयत नेक है, अवाम की भलाई चाहते हैं, या कुछ और मकसद है? देखिए, मैं एक चीज तो आपको कहूँगा, अगर हुकूमत को हम 56 क्लासेस से 22 पे लाए, और अगर उनकी नीयत ठीक ना होती, अगर हमारे साथ ना कंप्रोमाइज करते, बैठते ना, नेगोशिएट ना करते, और मैं समझता हूँ अगर ऐसी सूरत ना बनती तो उन्होंने अपने नंबर तो पूरे कर लिए थे। और ये भी एक पार्टी ने कहा कि हमारे इतने आदमी, बल्कि अब तो नाम भी उनका आ गया है, और ये भी कहा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर किस कमरे में बैठे हुए थे, ये भी उस पार्टी ने डिक्लेयर। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा दबाव था, बल्कि हुकूमत भी इस हद तक आगे नहीं जाना चाहती थी, कोई मुल्क में इश्तियाल पैदा हो जाए और मसाइल बढ़ जाए, क्योंकि KP में और बलूचिस्तान के मसाइल पहले ही बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, और अगर इस तरह से मसाइल पैदा करेंगे तो उनके कंट्रोल से सारे मसाइल बाहर हो जाएंगे।
और रियासत नहीं तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ना कि भाई हुकूमत ने जो भी किया उसको रद्द-ए-अमल का खदशा था, तो इसलिए उन्होंने कहा भी जमीयत उलमा इस्लाम का साथ नहीं छोड़ सकते, वरना तो बहुत एक बड़ा वो हो जाता, मसला हो जाता उनके लिए, अगर वो सिर्फ उन्हीं लोगों का सहारा लेते कि जिनकी फदारियाँ तब्दील कराई गई। तो यहाँ पर भी गर्ज तो थी उनकी। जी जी जी, देखिए ना हजूर, 56 में से आपने सिर्फ 22 हमने एक्सेप्ट की ना, 34 हमने उनकी छोड़ दी। तो ये बहुत बड़ी अपोजिशन की कामयाबी थी। और मैं ये भी आपको अर्ज करूं कि इसमें पीटीआई आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड की हमारे साथ, और पीटीआई की पूरी मेन क़यादत हमारे साथ ऑन बोर्ड की। तो और पीटीआई ने हमसे ओके करके फिर अपने उन्होंने कहा था कि हमारे बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात करवाई जाए, तब ताकि हम उनसे अप्रूवल ले लें। वहां से उनको चूंकि अप्रूवल नहीं मिली शायद, उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम वोट तो नहीं देंगे, लेकिन जो आपने इस मामले में किरदार अदा किया हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमने जो किरदार अदा किया वो ये था कि पूरे मुल्क में कंसेंसस पैदा किया उन पार्टियों के दौरान जो पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी। और अगर ऐसा ना होता तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ ये तरमीम मुतनाज़ा होती, बिल्कुल फिर आइन भी मुतनाज़ा होने की तरफ चला जाता। अच्छा, आपका क्या तजदिया है कि हुकूमत को ये जो मजीद कहते हैं ना आला अदलिया की तरफ तवज्जो है, मजीद कानून साजी करना चाहते हैं, किस बात का खौफ है? क्या करना चाहते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम में बताया कि भारत में 123 अगर के करीब जो हैं उन्होंने तरामीम की हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 या 11 जो थी वो कहते हैं ना इसकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी। हमारे यहाँ जितनी तरामीम हुई है उसका 56%, 56% जो है 23 में से जो भी तरामीम की गई हैं, 13 जो है वो अदलिया के हवाले से। तो इतना अदलिया पे जोर क्यों है? और मसला तो फिर भी लोगों का हल नहीं होता। जी देखिए, बात यह है कि वही हमने अर्ज किया था कि 60,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। सितंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लोग की अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, और 175 सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। तो उसके लिए एक स्पेशल अदालत ना बनाए तो उसको बेंच बना लें। ये पीटीआई के दोस्तों की तजवीज़ थी जो हमारी और उनकी मुश्तरका तजवीज़ बनी, और फिर इसको हमने गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करवाया। मसला ये है कि कल हमने काजी फायज ईसा को और जनाब मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़ा बनाया, चाहे उसमें कोई भी हो, हुकूमत भी शामिल थी, अपोजिशन के लोग भी शामिल थे। उन दोनों को मैं समझता हूँ उन दोनों के दरमियान में हमने खलीज पैदा कर दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि एक हुकूमत चाह रही थी कि मंसूर अली शाह साहब ना आए और काजी साहब रह जाएं, और पीटीआई चाहती काजी साहब फौरन चले जाएं। इस सूरत हाल में हमने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया, और अवाम की नजरों में आपकी सबके आला अदलिया जो है वो मुतनाज़ा होगी। अब भी फिर हम ये कहेंगे कि अगर जी हम मुतमईन नहीं है या अफरीदी साहब से, वो के पीटीआई ने भी उस पर एतमाद किया है, हुकूमत तो लाई ही हुकूमत है उसको, जबकि जेयूआई का मौक़िफ़ ये था कि सैयद मंसूर अली शाह साहब होने चाहिए, और हमारे साथ इस सिलसिले में बराबर साहब और दूसरे लोगों ने हमें यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन तो आ गए तो पीटीआई ने भी वेलकम किया, ये हुकूमत खुद लाई है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद इस तरह कुछ करना मुनासिब नहीं है। इनको चलने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को चलने दिया जाए, 2-3 माह चले, अपना काम आपको करके दिखाएं, और बार बार टांग ना अड़ाई जाए उनके। तो आपकी तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मशवरा ये कि जल्दबाजी से मजीद तरमीम ना लाई जाए, ये मैं इसके लुब्बे लुबाब हूं। देखिए, अगर तरमीम कोई कौम के जरूरी है, वतन के लिए जरूरी है, अवाम के लिए जरूरी है, तो चूंकि इसका पार्लियामेंट का काम ही अपना आईनी इस्लाहात करना है, आइन में तरमीम लाना है, वो तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन उसका फायदा अगर किसी शख्स को पहुंचता है, किसी अदारे को पहुंचता है, किसी हुकूमत को पहुंचता है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं। लेकिन अभी तो हम जो सुन रहे हैं कि जी जुम्मे को लेकर आएंगे, ये दोबारा से पेश करेंगे, तो क्या मौक़िफ़ होगा जमीयत उलमा इस्लाम का? और उसमें क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपके तमाम मेंबरान जो है वो पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे? क्योंकि खदशा तो हर पार्टी को है, अब इन्होंने तब्दील कर दिया वफादारी, जो तब्दील करने वाला मामला था, तो वो लोग वोट तो डाल सकेंगे, काउंट भी होगा वो वोट। जी देखें, आज तक की तारीख में ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि जेयूआई का कोई कैंडिडेट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी रुकन पार्लियामेंट जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उसने कुछ डिसीजन लिया हो। आज तक हुआ नहीं, अफवाहें तो पहले उठती रही है, लेकिन आने वाले वक्त का ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं। दूसरी रह गया बात तरमीम की बात रहेगी, तो तरमीम आएगी तो देखेंगे उसमें है क्या। जब उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर फैसला करेंगे, कौमी और अवामी मुफाद को मद्देनजर रख के फैसले। तो आपके ख्याल में मजीद इस तरह की जब खबरें आती हैं कि जी तरमीम आ रही है, मजीद आला अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उससे मजीद तलखियाँ महाजराई बढ़ रही है? हुकूमत मतलब है कि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उससे लग ये रहा है।
मेरा ख्याल हुकूमत खुद चैन से बैठना नहीं चाहती, थोड़ा सा उससे सुकून मिलता है तो वो कोई दूसरे इशू को छेड़ लेते हैं। अब उसके पीछे क्या मसलत है, क्यों ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और अवामी मसाइल की, अवामी रिलीफ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत जो है बैठ चुकी है, तबाह हाल है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान का ना कि माजराई बढ़ाने के लिए। गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरे ख्याल में बड़ा कीमती मशवरा दिया कि हुकूमत को मजीद कोई कहते हैं महाज खोलने की जगह स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में कमी हो। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम जब आएंगे दोबारा तो बात करेंगे एक बहुत बड़े इंतखाब के ऊपर, इंतखाबात पर अमेरिका में जो हो रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी उस पर लेंगे ताज़ा तरीन कि क्या सूरत हाल है, कौन आगे है, कौन पीछे, कौन से इशूज़ डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब अमरीकी इंतखाबात में एक हफ्ते से भी कम अरसा रह गया और जो अमरीकी सियासत पे लोग नज़र रखते हैं वो कह रहे हैं कि जिस बार जो मुकाबला है वो बड़ा कांटे का है, डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कैमला हैरिस। हमारे साथ मौजूद हैं, वाशिंगटन से मैं ज्वाइन करें, इसफर इमाम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वाशिंगटन में होते हैं। इनसे पूछते हैं कि जी इन इंतखाबात में कौन आगे है और अब तक की क्या ताज़ा तरीन है। बहुत शुक्रिया इसफर साहब अपना कीमती वक्त देने का। भाई आसान सा सवाल, ताज़ा तरीन क्या है और कौन आगे आपको लग रहा है? हाँ देखिए, ताज़ा तरीन से सूरत हाल जो अभी तक अवामी सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही है उसके मुताबिक कमला हैरिस तो आगे हैं मकबूलियत में, लेकिन इसके बावजूद ये आपके सामने वाज़ेह है कि माजी में भी इस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आती रही हैं लेकिन नताइज मुख्तलिफ रहे। इस वक्त बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स थे बिल्कुल बरक्स, लोगों की राय ये है कि ट्रंप को इस बार मौका मिलना चाहिए। अगर ट्रंप को मौका मिलेगा तो फिर सूरत हाल में तब्दीली आएगी, क्योंकि यहाँ अमेरिका में भी महंगाई में इजाफा हो रहा है और दूसरे कुछ इमिग्रेशन के मसाइल और दूसरे मसाइल भी है, और खासकर मुसलमानों के जो इशूज है, वो गजा के की जो लड़ाई है, जो जंगों में अमरीकी वसाइल जा रहे हैं उसके ऊपर लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो लोग बड़ी खासकर देखें, आपके इल्म में होगा कि कोई 7 रियासतें ऐसी हैं जो जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जो फैसला करते हैं। बाकी तो दोनों तरह के जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, रिपब्लिकन को देते हैं, लेकिन इन 7 रियासतों में जो फैसला कुन वोट है वो फैसला करने जा रहा है कि इस बार शायद ट्रंप को मौका दिया जाए या जो मुसलमान है, मैं ये बताना चलूं, मुस्लिम और जो इंसानी हुकूक पे यकीन रखने वाले जो ग्रोह है वो अगर ट्रंप को वोट नहीं दे रहे तो बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जो तीसरी पार्टी जो है इसमें ग्रीन पार्टी, उसके के उम्मीदवार को भी वोट देने की बातें कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ग्रीन को वोट देना तो वोट जाया करना होता है, लेकिन खैर ये लेकिन एक बात हमें समझाइएगा कि जो हम समझते थे कि भाई वहाँ पर अमेरिका में इक़्तिदार हैं, लेकिन वहाँ की सियासत में भी बहुत जहरीलापन आ गया है और वो दोनों जो मैं सुनता हूँ, चाहे वो कैमला के कैंप के लोगों को सुने, खुद उनको सुने या दूसरे उम्मीदवार ट्रंप साहब को सुने, तो वो बिलो द बेल्ट एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। किस चीज़ की निशानदेही है, कितना जो जहरीलापन आ गया, क्या वजह है और इतना हाई स्टेक इलेक्शन क्यों समझा जा रहा है इसको? ये देखिए, ट्रंप का जो तरीका सियासत है उसने तो अमरीकियों को तकसीम करके रख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनमें काफ़ी इंतहा पसंदी के तक आ गई है। लोग और ख़ासकर जो ट्रंप के जो हिमायती हैं वो ये समझते हैं कि इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा मौका दे के और डेमोक्रेट्स ने उनको शायद अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की है। तो ये ख़ासकर जो वाइट सुपरमिस्ट हैं वो सारे के सारे सपोर्टर हैं ट्रंप के, और लिहाजा इसमें हम ये डिवाइड तो बहुत गहरी देख रहे हैं और उसमें इंतहा पसंदी की हद तक ये डिवाइड नजर आ रहा है। तो मेन इशू जो है असफर साहब वो है इमिग्रेशन का, कि जिसकी वजह से जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उन्हें क्या ये खदशा है कि वो बहुत जल्द ही आने वाले चंद बरस में वो अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे? कोई इस किस्म का खदशा है लोगों को कि जी जो कलर केसेस हैं, रंगदार लोग हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे? जी बिल्कुल रंगदार लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो वाइट सुपरमेसिस्ट इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि वो गर्चे बहुत बड़ा सबसे बड़ा ग्रुप है लेकिन वो अब अक्सरियत में नहीं रहे। तो बहुत सारे रियासतों में तो वो मुकम्मल अख्तियार, और सूरत हाल ये है कि मैक्सिका की जो बॉर्डर है उसमें बेतहाशा लोग आ रहे हैं, और जब वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उनको बहुत वेलकम किया जाता है, उनको बहुत अच्छी रिहाइश, खुराक और वो दी जाती है।
इस बात के खिलाफ है ट्रंप, और जो व्हाइट जो अक्सरियती रिपब्लिकन्स हैं वो चाहते हैं कि इस पर रोक टोक हो। साथ ही जो जंग पे जो भारी अखराजात हो रहे हैं वो भी उसके भी खिलाफ हैं। और मैं ये भी बताता हूँ जो बहुत सारे डेमोक्रेट हैं वो भी ये जंग एक मिनट है मुझे क्विकली एक शॉर्ट अगर आप जवाब दे सकें कि जहां तक मशरिक़ वस्ता का ताल्लुक है तो वहां पर तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज में एक तरह का कंसेंसस है इजराइल की हिमायत के हवाले से। गो के ट्रंप जो है ज़रा सा ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर जो है मेरे ख्याल में फ़र्क है, वहाँ पे ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं। ये क्या चीज़ डिस्कोर्स में है अमेरिकन वोटर्स के? ये जो लोग ट्रंप को डेमोक्रेट हैं जो ट्रंप को वोट देने की बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप से उम्मीद है कि ये जंग को रोकेगी, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में की जंग हो चाहे यूक्रेन की जंग हो, ताकि अमेरिकी वसाइल जो है अमेरिकी अवाम पे लग सकें। और वो ये समझते हैं कि ट्रंप जो है अमेरिका के लिए ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा सूझबूझ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब, आपने कीमती वक्त दिया हुए हमारे लिए हाईवे के ऊपर, और वहाँ से आप हमें बता रहे थे अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से ताज़ा तरीन क्या है। यकीनन लोगों का जो वोटर्स का मसला ये है कि जनाब चाहे कहीं कर भी हों कि जंगों से लोग बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी कौम के जो वसाइल हैं वो अवाम पे खर्च हो, ना कि जंगों के ऊपर। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।